जर्नल के लिए बेसिक आपको एक तो लास्ट क्लास में जो रूल्स बताए थे वो सबको कंपलसरी पता होने चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रूल फॉलो करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो आपको जो रूल फॉलो करने हैं वो कौन से करने हैं बेटा, मॉडर्न रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर वाले। ठीक है, इसका एक बेसिक सा रूल था ये, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, बाकी दोनों तीनों चीजें क्या होंगी, उसका वाइस वर्सा हो जाएंगी। ठीक है, अब जर्नल का बेसिक देखो क्या है कि जर्नल ना अब आपके लिए इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस या किसी की आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कर ली, ठीक है, आप बीआर वो कर चुके हो, क्या कहते हैं इसके अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन बना लिया हमने, फाइनल अकाउंट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से अकाउंट में कैसे कैसे चीजें जाती हैं। अब उसके लिए देखो सबसे पहले वो बच्चा जर्नल अच्छे से कर पाएगा जिसको बेसिक टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसको बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं है तो जा सकता है मतलब सेकंड चैप्टर की वीडियो पे, वहां पे जाके देख लो, बेसिक टर्म्स आपके दोबारा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जर्नल के अंदर बेटा दो तरीके की मेजर एंट्री करने को मिलती है। एक है आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें, एक को बोलते हैं हम सिंपल एंट्री, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम यहाँ पे कंपाउंड एंट्री। अब सिंगल और कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है? सिंगल एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। कंपाउंड एंट्री कौन सी हो गई? ऐसी जर्नल एंट्री जिसके अंदर एक से ज्यादा चीज डेबिट होगी या फिर एक से ज्यादा चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, जिसमें एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कंपाउंड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री होती हैं वो किस में जाती हैं? आपकी कंपाउंड में ही जाती हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम कुछ बेसिक से एंट्री स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये आपको बेस्ट बताता हूं, देखो इतना डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन जो आपकी पहली वीडियोस है, ठीक है, उसे अगर आप देखोगे तो मैंने 4 सेशन दिए थे इसके अंदर। पहला सेशन था सिर्फ और सिर्फ किसका? कैश ट्रांजेक्शन्स का आपका, कि कैश में पैसा आता जाता है तो कैसे होगा। फिर अगला हमने लिया था क्रेडिट का, सेल परचेज, मतलब बहुत डिटेलिंग के अंदर सारी चीजें हुई हुई हैं उसमें, तो उसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब एक एक टारगेट करते हैं हम एंट्रीज का। जैसे कि अगर हम सबसे पहली बात करते हैं, सारी की सारी आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी बेस पे ही, टॉपिक वाइज, कैश ट्रांजेक्शन। तो अगर बच्चे हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन आती है तो देखो कैश ट्रांजेक्शन जब भी होगी तो इसमें दो चीजें होंगी। ठीक है, अगर कोई भी मेरी नगद में एंट्री हुई है, कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, तो दो चीजें क्या होंगी? या तो पैसा आपको रिसीव हो रहा होगा एंट्री के अंदर, या फिर बच्चे आप पैसा दे रहे होगे। तो अगर मेरे को पैसा रिसीव होगा तो ऑब्वियस ही बात है, कैश का नेचर क्या है? असेट्स है, तो वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। और जब भी आप उसको पे करोगे तो वो क्या होगा? तो कैश पता चल गया, तो जो उसके अपोजिट चीज होगी, यानी जिसकी वजह से पैसा आ रहा है वो बिल्कुल अपोजिट चलेगा। यानी अगर कैश डेबिट हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिसीव वाली एंट्री का। पहले मान लो रेंट रिसीव्ड ऑफ ₹5,000, हमें 5,000 रुपए का बच्चे रेंट रिसीव हुआ। तो मैंने क्या बोला कि अगर पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चे? मेरा डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? जो उसके रीजंस है, पैसा आ किसकी वजह से रहा है मेरे पास? रेंट की वजह से, तो टू रेंट अकाउंट। ये कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? 5,000। और ये भी कितना हो गया यहाँ पे? अब ऐसे अगर पेड की एंट्री देखनी है हमें, तो मान लो यहाँ पे दिया हुआ है हमें सैलरी पेड ऑफ ₹10,000, 10,000 की बच्चे सैलरी पे हुई है। तो सैलरी पे हो रही है तो पैसा जा रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या होगा? जो उसके अपोजिट में होगा। किसकी वजह से पैसा जा रहा है? सैलरी देने की वजह से। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर है ये चीज अब? ठीक है, तो कैश की अब और ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हो, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, ड्रॉइंग्स, कुछ भी करते रहो। आपको सिर्फ ये देखना पैसा आ रहा है या
रूल आपका यही लगने वाला है कैश ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम आगे देखें, अब आते हैं हम सेकंड अपने टॉपिक पे जिसका नाम है यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पहचान क्या है। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि राम से खरीदा और कैसे खरीदा है बेटा, क्रेडिट में खरीदा है। अब इसको एंट्री कैसे करनी है ये समझो। परचेज करा है तो परचेज का जो नेचर होता है बेटा वो क्या होता है, एक्सपेंस। परचेज का नेचर क्या है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होगा। अब क्रेडिट किसको करना है भाई, अगर मैं यहाँ पे पैसा पे कर रहा होता तो क्या एंट्री करता, टू कैश, पैसा चला गया। लेकिन अभी मैंने राम को पैसा पे नहीं करा तो राम मेरा क्या बन गया, यहाँ पे क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी मेरी बढ़ जाती है। तो यहाँ टू राम। ठीक है बच्चे, अब अगर सेकेंड एंट्री की बात करें, ऐसे ही अगर मैं परचेज की कोई और दूसरी एंट्री लिखूं तो ऐसे भी आ सकती है आपके पास, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 और यहाँ पे लिखा हो सकता है फ्रॉम राम। यानी आपको कुछ आगे मेंशन नहीं होगा कैश है या क्रेडिट है, सिर्फ पार्टी का नाम दे देगा। तो अगर हमें बेटा पार्टी का नाम भी दिया हुआ है तब भी क्या मानी जाएगी, वो क्रेडिट में ही मानी जाएगी। कैसे मानी जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री लिख लो क्या, सेम एज अबव, ऊपर वाली एंट्री सेम हो जाएगी यहाँ पे। अब एक ट्रांजेक्शन और कैसे बन सकती है, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राम इन कैश। यानी अब भी राम से खरीदा है लेकिन अब कैसे खरीदा है उसने, कैश में खरीदा है। तो यानी ये क्रेडिट की एंट्री ना होके कौन सी हो गई, अब ये कैश की ट्रांजेक्शन हो गई। तो बेटा यहाँ ट्रांजेक्शन बन जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 15,000। ठीक है, और एक सिंगल एंट्री तो यही हो सकती है इसकी, फिर क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम ऑफ 15,000 इन कैश, तो वो तो प्रॉपर ही कैश की हो गई, वहां पे तो है नहीं। तो ये तीन कैटेगरी बनेंगी हमारी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे ऐसे ही बैच के अंदर एक बच्चे के आए थे 98, 2 मार्क्स कटे थे ऐसी एंट्री के अंदर। आप कहोगे 98 वाले के 2 मार्क्स कैसे कट गए जी, इतना इंटेलिजेंट था। रीजन बिहाइंड क्या होता है, इन एंट्रीज की ना हमें प्रैक्टिस हो चुकी होती है जब आप करते हो। तो हम क्या करते हैं, परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम राम तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में पूरी एंट्री के अंदर जो छिपा हुआ है ना वो राम में नहीं छिपा हुआ, ये जो लास्ट के टर्म है इससे एंट्री बन रही है ये। तो आप वहां तक पहुंचते ही नहीं हो कि जल्दी बहुत होती है हमें। ठीक है, तो क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं पूरी तो गलत करोगे ही करोगे। फिर कह रहा हूँ टेस्ट में जो मर्जी करो, कोचिंग में जो मर्जी करो, जब पेपर देने जाते हो वो लास्ट टाइम देखो। आपको क्या सोच के देना है जी, ये तो आखिरी है, इसके बाद तो कुछ करना नहीं हमें। तो वो आपको 1 से 2 बार पढ़ना है ढंग से बैठ के, एक एक वर्ड में पूरा क्वेश्चन मैनिपुलेट हो जाएगा। 12th में तो स्पेशली बेटा 8-8 मार्क्स जाते हैं सीधा, सिर्फ एक वर्ड ना पढ़ने की वजह से। कुछ का कुछ करके आते हो, मेहनत पूरी लग जाती है लेकिन 0 मार्क्स। तो कोई भी ये गलती मत करना कि हमें एंट्रीज नहीं पढ़नी, पूरा पेपर ढंग से पढ़ना है 2-3 बार, वरना आते हुए भी फिर मार्क्स कटवाओगे बच्चे अपने आप। ठीक है, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बाद आए बच्चे हम, तो चलो एक्सपेंस ही कर लेते हैं बेटा पहले, एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। देखो बेटा, अब एक्सपेंस क्या है, कैसे कैसे हो सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे पहली एंट्री कैश वाला,
जैसे ऊपर ही किया था हमने, रेंट पेड ऑफ रुपीज, ये भी एक्सपेंस है। अब रेंट पे किया है तो पैसा जा रहा है बेटा, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5000 5000। अब मान लो आपको एक एंट्री यहाँ पे दी हुई है, क्या, अब भी एक्सपेंस की एंट्री है, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे, रेंट तो देखो रेंट तो एक्सपेंस है ही ना, पे रेंट दो तीन चीजें हो सकती है रेंट में, क्या, या तो पे करोगे, या आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, या आपको रिसीव होगा, इससे ऊपर तो कुछ होना नहीं रेंट के साथ। अब तो अब एंट्री जो बनेगी बेटा यहाँ पे, वो क्या बनेगी, यहाँ रेंट तो डेबिट होगा ही होगा, रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रीजन क्या है इसका, ये बन गई हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है बच्चे। तो 10,000 यहाँ पे आ गया अब आपका, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है इसकी, प्रीपेड रेंट ऑफ रुपीज। अब भी मैंने रेंट पे किया है, लेकिन कैसे भी पे किया है, प्रीपेड करा है। तो बेटा प्रीपेड का नेचर क्या है, असेट्स। प्रीपेड का नेचर क्या होता है, ये क्या होती है हमारी, असेट्स। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये मैंने पे कर दिया है। उसके बाद रेंट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ रुपीज 5000, ठीक है। तो अब रेंट रिसीव हुआ है मेरे को, तो पैसा आया होगा, तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन। अब ये क्रेडिट होने का रीजन क्या है बेटा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी बन जाती है हमारी, कि वो हमारे पास एडवांस में पैसा आया हुआ है। तो 5000, और यहाँ पे भी क्या हो गया अब ये, ठीक है। उसके बाद एक्रूड रेंट ऑफ रुपीज 10,000, यानी रेंट जनरेट हो गया मेरे पास, आया नहीं, तो एक्रूड हुआ है ना। तो एक्रूड क्या है मेरे लिए, असेट्स है। तो सबसे पहले तो क्या होगी ये, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। क्या मैंने बोला इसका नेचर आपको, असेट्स, बढ़ रही है तो डेबिट हो गई, टू रेंट अकाउंट। यहाँ पे रेंट जो है ना, ये एक्सपेंस का काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, रेवेन्यू। रीजन, क्योंकि आपको रेंट मिलना था, आपने रेंट देना नहीं था। कभी भी देने वाला एक्रूड नहीं होगा, देने वाला हमेशा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। लेने वाला क्या होगा आपका, एक्रूड होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो कितना हो गया बेटा, ये 10,000 10,000। तो अब आप लगा लो एक्सपेंस में जितनी भी 4-5 एंट्रीज लिखवाई है ना आपको, ये आपको लग रहा है सिर्फ 5 एंट्री में एक्सपेंस खत्म हो गया, नहीं। अब आप इससे चाहे 50 एंट्री कर लो, चाहे 100 एंट्री कर लो, इससे ऊपर एंट्री नहीं है घूम फिर के, ठीक है। क्योंकि सारी एंट्रीज इन्हीं के अंदर है, कमीशन जुड़ जाएगा, नाम, रेंट जुड़ जाएगा, सैलरी जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, कुछ भी जोड़ता रहेगा यहाँ पे, लेकिन होंगी एंट्री सारी की सारी इसी की बेस पे, ठीक है। इनसे बाहर एंट्री नहीं आएगी। और फिर बता दूं, जब जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा ना बेटा, अगर आपका 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, जिस भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50% आप मान के चलना बेसिक एंट्री जरूर होगी। मतलब अगर आपकी 6 एंट्री है तो 3 उसमें कैसी होंगी, आपकी ऐसी ही होंगी, 3 क्या होंगी, थोड़ी सी टिपिकल टाइप होंगी। तो यानी 3 मार्क्स तो किसी के जाने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल बेसिक आएंगे। जिनको जनरल एंट्री नहीं भी आता ना, कहते हैं बहुत हार्ड है, उनके भी मार्क्स आएंगे आराम से इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक्सपेंस हो जाता है
अब हम एंट्री करते हैं बेटा कुछ रिलेटेड टू गुड्स, जैसे कि गुड्स ऑफ ₹10,000 used for पर्सनल यूज। 10,000 के गुड्स बेटा हमने पर्सनल यूज के लिए यूज करे हैं, तो गुड्स यूज करे हैं ना। तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी गुड्स वाले केस में, अगर गुड्स आप किसी भी रीजन से यूज कर रहे हो, चाहे आप चैरिटी दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सैंपल के लिए यूज कर रहे हो, किसी भी जगह पे आप गुड्स अगर यूज कर रहे हो तो परचेज आपका क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, परचेज में से ये माइनस हो जाती है, तो परचेज क्या हो गया आपका, और रीजन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 10,000, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद गुड्स की जो एक कॉमन एंट्री लिख देता हूं मैं, गुड्स ऑफ ₹5,000 given as donation, charity or used for advertisement, ठीक है, यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री देखेंगे ना तो क्या होगी, अब यहाँ पे ये जितनी भी चीजें लिखी है यहाँ पे, डोनेशन, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, एक और आता है इसमें सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000, ठीक है। देखो बेटा इधर एक हमने ये एंट्री करी है रेंट रिसीव वाली, ठीक है। यहाँ पे ना ये कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, रीजन समझो क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, यानी कि वो करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट नहीं कर रही। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कैपिटल का फॉर्मूला था उसमें भी एक रूल समझा था क्या, कि जो इस साल से रिलेटेड होगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में क्या बताया था, जो इस साल से रिलेटेड होगा वो ऐड होगा, जो इस साल से रिलेट होगा वो यहाँ पे ऐड, यानी उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्सपेंस और लॉस नहीं माना जाता। अब यहाँ पे जो इसकी एंट्री पास आउट होनी है ना, वो होगी बेटा रेंट अकाउंट, लिख सकते हो आप रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट रिसीव्ड लिख दो क्योंकि यहाँ पे फिर वो रेंट का नेचर चेंज हो जाएगा आपका। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये डेबिट और क्रेडिट किस बेस पे हो रहा है ये समझ लो बेटा। रेंट रिसीव हुआ मेरे को, तो रेंट रिसीव क्या है मेरे लिए, इनकम है, इनकम। लेकिन इनकम बढ़ेगी तो बेटा फिर ये डेबिट कैसे होगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ही है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो ठीक है बेटा अपनी जगह, क्या है वो, हाँ। लेकिन बेटा यहाँ पे ना इनकम बढ़ नहीं रही है, एक्चुअल में जो रेंट रिसीव हुआ है ना उससे जो मेरे को रेंट रिसीव होने वाला है वहां पे इनकम क्या हो रही है मेरी, एक तरीके से एडवांस में आ गई। अब एग्जांपल समझो कैसे, मेरे पास कहीं से 50,000 रुपए आने हैं, तो वो मेरी एसेट्स बनी हुई है, लेकिन उसमें से किसी ने 10,000 मेरे को एडवांस में दे दिए, तो वो 50,000 में से 10,000 क्या हो गए अब मेरे यहाँ पे कम हो गए हैं, तो इस वजह से क्या हो गई यहाँ पे ये डेबिट हो जाती है आपकी जाके। तो कोई भी अगर इनकम एडवांस में आ जाती है तो एक तो लायबिलिटी का नेचर हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा बेटा हमारा डेबिट हो जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि इनकम को क्या कर रही है वो फ्यूचर इनकम के अंदर वो क्या कर रही है, प्रेजेंट में उसको कम कर रही है, ठीक है।